डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का आगे करेंगे। आज इस चैप्टर का 6 मार्कर क्वेश्चन एक करेंगे, एक 6 मार्कर करेंगे और एक 3 मार्कर करेंगे। 6 मार्कर जो है ये गारंटेड है, ये आएगा, ये हर साल आता है, तो क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास, इनको देना जो है ये मजबूरी है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे 6 मार्कर को। उससे पहले हम वो 3 मार्कर करते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो उसको बताने से पहले जो है मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में। तो डिमांड क्या है वो क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे सब बच्चे। तो एक्सेस डिमांड मतलब क्या है, ज़्यादा डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब ज़्यादा डिमांड। अब कोई भी चीज़ हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है वो नुकसान देता है, चाहे वो अच्छा चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो। इवन ख़राब चीज़ को भी अगर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करोगे तो उतना नुकसान नहीं देता, वो उल्टा हेल्पफुल होता है। जैसे कि शराब जो आर्मी मैन पीते हैं, 1-2 पैक पीते हैं तो वो बोलते हैं कि हम हेल्दी रहते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप 1 पैक पियोगे तो मस्त राम बन के खुश रहोगे, सारा दुख दर्द भूल के एंजॉय करोगे कुछ मोमेंट, फिर आराम से सो जाओगे। लेकिन अगर 1 पैक पी के मस्तरम बनने के जगह अगर 10 पैक पियोगे तो मस्तरम जो है मस्ती से जाकर पहुंचेगा बस्ती में, नाले में पड़ा होगा, तो नुकसान देगा। तो इसीलिए ये डिमांड जो है, जब तक ये डिमांड है तब तक ठीक है, जब वो लिमिट क्रॉस करेगा, जब एक्सेस हो जाएगा तब ये नुकसान देगा। कैसे, पहले तो हमें इसका डेफिनेशन आना चाहिए, ये एक्सेस डिमांड है क्या, इसी से ही कर लेते हैं। एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, और हम पढ़ रहे हैं माक्रो इकोनॉमिक्स, तो माक्रो में क्या होता है, हम टोटल डिमांड लेंगे, तो A स्टैंड फॉर एग्रीगेट। सो व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। 1 मार्क मिल गया। तो एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन हो गया कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है उसे एक्सेस डिमांड बोलते हैं। तो 1 मार्क मिल गया डेफिनेशन के। फिर दूसरा चीज़, इसका दूसरा नाम बोल देंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन, इसे इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो एक्सेस डिमांड का हम दूसरा नाम 1 लाइन लिख के फिर से 1 मार्क ले लिए। तो अब क्वेश्चन है इन्फ्लेशन क्या है, उसके बारे में 1 लाइन लिख दो, 1 मार्क और मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है, इट इज ए सिचुएशन वेयर प्राइस राइजेस कंटिन्यूसली इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। मतलब प्रोडक्शन जो है वो कुछ भी हो, प्रोडक्शन बढ़े ना बढ़े, अगर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो तीसरा क्या है, ये P एरो मतलब रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर प्राइस राइजेस कंटिन्यूसली इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो आउटपुट को अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, खाली सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इतना करके ये भी 1 मार्क दे देगा, 3 लाइन 3 मार्क। तो एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट जो है अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं आगे। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो कर रहे हैं हम, वो है कि डिफाइन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जो है डिफाइन करने से आप लोगों को 1 मार्क मिलेगा। अभी हम 3 चीज़ें डिस्कस किए थे 3 मार्क के लिए, कोई भी 1 लाइन लिख दो, 1 मार्क मिल जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन है, स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। बोले कैसे अफेक्ट करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर। तो अभी बताया था अल्कोहल का एग्जांपल लेके कि भाई 1 पैक पियोगे तो हेल्दी है, ठीक है, 10 पैक पियोगे तो अनहेल्दी है, हॉस्पिटल में जाके लैंड करोगे। तो उसी तरह एक्सेस डिमांड कभी हेल्दी है कभी अनहेल्दी है। मतलब हर चीज़ का जैसे अच्छाई और बुराई होता है, इसका हम दोनों चीज़ लिखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि जब भी ये पूछा जाता है बुक में सब जगह जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा आता है, तो बच्चे नेगेटिव इम्पैक्ट लिख कर आ जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बुक रेफ़र करोगे, 2-3 बुक, तो कुछ बुक में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखा गया है। तो पहला चीज़, सिचुएशन जो इन्फ्लेशन का था, हमें ये बताया था, ये एक सिचुएशन है, P स्टैंड्स फॉर प्राइस,
is a situation where price rises irrespective of output. जब प्राइस बढ़ता जाता है irrespective of output, तो इसको हम स्प्लिट करके हम दो हिस्सा में ले लिए. O stands for output. एक सिचुएशन में प्राइस भी बढ़ रहा है और आउटपुट भी बढ़ रहा है. सो दैट सिचुएशन इज नोन एज रिफ्लेशन. इसे इन्फ्लेशन नहीं बोलते, इसे इन्फ्लेशन का पहला स्टेज रिफ्लेशन बोलते हैं, जो बुक में मेंशन नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ाते हैं. तो जब रिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का जो पहला स्टेज है दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट. हमें तो जो है 3 मार्क के हिसाब से इम्पैक्ट लिखना था कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. तो हम लिखेंगे जब प्राइस बढ़ता है, अगर आउटपुट बढ़ता है मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो आउटपुट इज़ राइजिंग. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जो है ज़्यादा कमाने के चक्कर में द प्रोड्यूसर दे विल प्रोड्यूस मोर. तो जब ज़्यादा बनाएंगे तो आउटपुट जब बढ़ेगा तो ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे. सो द एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंक्रीज. तो आउटपुट भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, तो इनकम जो है पॉपुलेशन में लोगों का इनकम जो है बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम विल राइज. सो इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट. 3 एरो सारे ऊपर को. सो इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. कब? जब ये रिफ्लेशन की शक्ल में है इन्फ्लेशन. लेकिन एक स्टेज आएगा जब सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, जैसे कि सारे लोगों के पास काम है, सारे लकड़ी यूज हो गया, सारे आयरन यूज हो गया. ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हिच इज ए मिथ. ये तो सपना है कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, अगला वीडियो में उसके ऊपर आएगा. तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली एम्प्लॉयड. जब सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो जब सारा फुल्ली यूटिलाइज हो गया तो आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता, आउटपुट विल रिमेन द सेम. तो आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि रिसोर्सेस और है ही नहीं. तो जब आउटपुट सेम बढ़ ही नहीं सकता तो एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही रहा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो लोगों को और एम्प्लॉय नहीं करेंगे. तो जब प्राइस बढ़ता जाता है लेकिन आउटपुट उतना ही रहता है, ये कांस्टेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है. सो इन दैट सिचुएशन ओनली प्राइस राइजेस. तो महंगाई बढ़ता है. तो इससे क्या होगा, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल डिटोरिएट. क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो गया, अब वो कम खरीद पाएंगे. सो इट हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट हम बोल दिए कि वंस द इकोनॉमी इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, आउटपुट विल रिमेन द सेम, एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन द सेम एंड इनकम विल डिक्रीज. इनकम कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पैसा तो उतना मिलेगा, परचेजिंग पावर कम हो गया, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल डिक्रीज. तो अब क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई. ये हो गया डेफिनेशन. इन अदर वर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन और ए सिचुएशन वेयर प्राइस राइजेस कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट. तो ये हो गया हमारा एक्सेस डिमांड. तो अब इम्पैक्ट ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अनलेस एंड अनटिल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचे, एम्प्लॉयमेंट विल राइज, आउटपुट विल इंक्रीज एंड इनकम विल इंक्रीज एज वेल, व्हिच इज गुड फॉर द इकोनॉमी. However, once the economy reaches the full employment equilibrium, ये second aspect लिख रहे हैं, then employment will remain the same, output will remain the same, income will decrease. Why? Because the purchasing power decreases, which will lead to a fall in the standard of living or quality of life of the people. So this is all about excess demand and its impact on income, employment and output. अब चलते हैं next question पे. Next question, ये एक्सेस डिमांड को हम कंट्रोल कैसे करेंगे. तो मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ये आएगा मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड.
ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि एक्सेस डिमांड आ गया तो मेजर्स आएगा, पॉइंट सेम है, बस उल्टा लिखना है। अगर समझ गए तभी उल्टा लिख पाओगे। तो ये 6 मार्कर जो हर साल आता है इस साल भी आएगा। तो अब देखते हैं, तो 6 मार्क मतलब हमें 6 पॉइंट तो चाहिए। पहला चीज़ यहाँ पर मेजर्स 3 है, एक है मॉनिटरी मेजर्स, दूसरा है फिस्कल मेजर्स, तीसरा है अदर मेजर्स। तो ये जो 3 मेजर है, अगर 6 पॉइंट चाहिए तो 2 2 2 ऐसे लिख के हम 6 पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन अदर मेजर जो है वो 12th के बच्चों के लिए है ही नहीं, वो तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये मैं हटा दिया। तो अब जब अदर मेजर्स हट गया तो हमें मॉनिटरी मेजर्स 3 और फिस्कल मेजर्स 3 लिख के 6 मार्क लेना होगा। तो अब मॉनिटरी मेजर्स 3, फिस्कल मेजर्स 3 जो है इसको भी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिस्कल मेजर तो 3 पढ़ेंगे, लेकिन मॉनिटरी मेजर जो है हम 5 पढ़ेंगे। इसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि मॉनिटरी मेजर 2 तरह का है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो कभी कभी वो बोलते हैं कि 2 क्वांटिटेटिव मेजर या 1 क्वालिटेटिव मेजर लिखो, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम कुछ 2 क्वांटिटेटिव 2 क्वालिटेटिव कर लेते हैं, या 3 क्वांटिटेटिव 2 क्वालिटेटिव करके फिर ये 3 कर लेंगे। तो अगर वो कुछ भी ट्विस्ट करके देंगे तो हमारा प्रिपरेशन सही होगा। तो अब करते हैं। तो पहला जो है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड में हम करते हैं फिस्कल मेजर्स। तो फिस्कल मेजर्स को फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल अगर वर्ड आ गया तो 3 बार पब्लिक 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 बोल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक ही भगवान है। तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है, वो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट का है जो पब्लिक को कंट्रोल करता है, जो पब्लिक से रिलेटेड है। मतलब फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डील्स विथ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक बोरोइंग। जो ये तीनों चीज़ से डील करता है, जो रूल एंड रेगुलेशन, उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये 3 मार्क का आएगा, तो हर पॉइंट हमें 1-1 मार्क देगा। तो हम हर पॉइंट में 1-2 लाइन लिख देंगे और हो जाएगा। कैसे, अब बताता हूँ। पब्लिक रेवेन्यू, ये पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक से अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक से टैक्स के ज़रिए से अर्न करता है वो पब्लिक रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पब्लिक रेवेन्यू है। हम सिर्फ टैक्स पे फोकस करते हैं क्योंकि 1-2 लाइन लिखना है। तो ये जो टैक्स लेता है, इन्फ्लेशन क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है कमोडिटी का। मतलब ये सिचुएशन में जो है ये क्यों होता है, क्योंकि डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको ठीक कैसे करेंगे भाई, डिमांड कम करो। कि डिमांड को अगर हम कम कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई डिमांड में जाके मार्केट में करूँगा कि मुझे एप्पल चाहिए, ऑरेंज चाहिए, पैसा होगा तभी तो करूँगा। तो अगर पैसा कम कर दिया जाए लोगों के पास से तो डिमांड कम हो जाएगा। तो लोगों के पास से पैसा कैसे कम करेगा गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा देगा। तो पैसा छीन लिया गवर्नमेंट, तो पैसा जब कम हो गया तो कम चीज़ें खरीद पाएंगे, तो कम डिमांड होगा। तो पब्लिक रेवेन्यू जो है, अगर इन्फ्लेशन है, अगर एक्सेस डिमांड है, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट जो है दे इंक्रीज द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है द डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस। इनकम जो था उसमें से टैक्स देने के बाद जो बचता है वही हम खर्चा कर सकते हैं या बचा सकते हैं, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम। तो वो कम हो गया तो एक्सेस डिमांड कम हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो खर्चा करता है वो गवर्नमेंट कम कर देगा। तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या खर्चा करता है, जैसे एम्स खोल रखा है, तो लोग क्या करेंगे, एम्स में जाके इलाज करेंगे तो डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उनका इनकम उल्टा बढ़ गया। उसी पैसे से वो अपना जाके मूवी देखेंगे, बर्गर खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, तो डिमांड बढ़ रहा है चीज़ों का।
अगर ये कम हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो प्राइवेट में दिखाएंगे, तो उनका इनकम जो है चैनलाइज होके चला गया डॉक्टर के पीछे। उसी तरह जो फ्री गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो पैसा चला गया, तो उनका डिमांड करने के लिए कमोडिटी को पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम हो गया। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के केस में क्या है, एरो ऊपर, टैक्स को बढ़ा दिए, डिमांड कम हो गया। एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्सपेंडिचर एरो नीचे, कम कर देगा गवर्नमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कम कर देंगे, जिससे जो है डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, तो फिर डिमांड कम हो जाएगा। तीसरा जो है पब्लिक बोरोइंग। तो पब्लिक बोरोइंग क्या है, जैसे सपोज शॉपिंग करने के लिए कोई बच्चा निकला कि भाई मैं मॉल जाता हूँ मम्मी बर्थडे का शॉपिंग करने, तो मम्मी क्या करेंगे, बोलेंगे यार तू 2000 दे दे, तुझे रात को मैं 4000 दूंगा। तो बच्चा सोचेगा यार 2000 डबल हो रही है मेरा, तो 2000 मम्मी को दे के कम पैसा लेके जाके शॉपिंग करके आएगा। मम्मी का इंटेंशन क्या था कि भाई घर का पैसा घर में रहेगा, भले ही 4000 दूंगा, 2000 तो अभी फूंक कर नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट भी मम्मी बन जाता है, जब पैसा ज़्यादा होता है तो लोग जब फूंक देंगे सामान वगैरह खरीद लेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करता है उनसे बोरो कर लेता है। बोरो करने से नहीं देंगे मम्मी को, जैसे हम क्या है लालच में दे रहे थे कि डबल हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी लालच देता है मम्मी वाली, लेकिन गवर्नमेंट का लालच ये होता है कि तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, इनकम ज़्यादा है तो अगर तुम गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लोगे तो वो टैक्स फ्री होगा और तुम्हें उल्टा रिटर्न भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपना जो सरप्लस कैश था वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, लोन उधार दे देते हैं। सो दैट इज़ पब्लिक बोरोइंग। तो पब्लिक बोरोइंग इंक्रीज करने से क्या हुआ, कैश लेके लोगों को कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया गवर्नमेंट, लेकिन उसका काम हो गया, डिमांड जो है एक्सेस जो था वो कंट्रोल में आ गया। तो ये जो तीन है फिस्कल पॉलिसी, ये एक्सेस डिमांड को ऐसे कंट्रोल करते हैं। अगर डेफिशिएंट डिमांड आएगा बस एरो को उल्टाना है कि टैक्स जो इंक्रीज था तो डिक्रीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज था तो इंक्रीज, और पब्लिक बोरोइंग इंक्रीज था तो डिक्रीज। अब करेंगे मॉनिटरी मेजर्स। अब मॉनिटरी मेजर्स, तो मॉनिटरी मेजर में क्या होता है, पैसा फालतू तो डिमांड फालतू, फालतू डिमांड को कंट्रोल करना है तो पैसा फालतू छीन लो। तो ये जो पैसा फालतू छीनना है तो पैसा का क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो ये मॉनिटरी मेजर्स में जो दो था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, एक में मनी का क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम कर देते हैं। तो पहला चीज़ बैंक रेट, सिंपल है, इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो इंडियंस क्या करते हैं भाई, होली दिवाली मनाने के लिए, बच्चों का शादी करने के लिए भी बैंक से इंटरेस्ट पे लेके कर देते थे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो सोचते हैं भाई एक बार होली नहीं बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिवाली नहीं बनाने से कोई आफत नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से लोग लोन नहीं लेंगे, तो पैसा नहीं गया तो डिमांड कम हो गया। सेकंड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या करता है, बैंक सिक्योरिटीज़ बेचता है, सिक्योरिटीज़ वगैरह बेच के पैसा लेके कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देता है, तो कैश कम हो गया, तो मनी का क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है। तीसरा क्या है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो को अगेन वो बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने से क्या हुआ, बैंक के पास जो है, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा कैश रहेगा तो कम कैश लेंड कर पाएगा, तो मार्केट में कम पैसा गया तो डिमांड कम हो गया। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव मेजर। 3 पॉइंट है, एक एक लाइन लिख के पॉइंट्स ले लेंगे। अब चलते हैं क्वालिटेटिव मेजर पे। अब हम करते हैं क्वालिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव मेजर में क्या है, मनी का क्वांटिटी कम नहीं होता, पैसा उतना ही होता है मार्केट में, लेकिन ये जरिए से जो है डिमांड कम हो जाता है। जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, कोई गाड़ी लेने जाएंगे तो डाउन पेमेंट देंगे, अगर डाउन पेमेंट जो है बड़ा कर देंगे तो हर बंदा गाड़ी नहीं ले पाएगा, क्योंकि डाउन पेमेंट जुगाड़ होगा तभी तो उसी तरह जो मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन वो अगर बढ़ा देंगे तो लोग नहीं लेंगे, पैसा मार्केट में गया नहीं, डिमांड कम हो गया, तो ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। लास्ट वन इज मोरल सुएशन। तो ये मोरल सुएशन अलग से पूछ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। मोरल सुएशन मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे 9/11 हुआ था USA में, टेररिस्ट अटैक किए थे 26/11, 9/11, ये जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, ठीक है, इनका मोटिव क्या होता है, 10 लोगों को मारना, उससे मतलब क्या होगा,
उनका मोटिव ये होता है कि इकोनॉमी को ख़त्म करना। अमेरिका में जो है 70% ऑफ देयर पॉपुलेशन दे रिलाई ऑन नाइट लाइफ, सारे जो है डिस्को पब वब में काम करते हैं, नाइट लाइफ जो है वहाँ पर है, जिसके लिए इंडियंस पागल है। तो ये करे क्या, 26/11 में जो ये इतना लोगों को 9/11 में जो अटैक किए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो वो लोग डर के घर में बैठे रहेंगे, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो 70% लोगों का जो है नौकरी चला गया, नौकरी चला गया तो फिर डिमांड कम, प्रोडक्शन बंद, एम्प्लॉयमेंट बंद, इकोनॉमी ख़त्म। तो उनको इकोनॉमी को अफेक्ट करना था। जैसे अभी कोरोना, चाइना क्या कर रहा था, इकोनॉमी ख़त्म कर रहा था, क्योंकि अगर बीमार पड़ के कोरोना से डर के सब घर में रहेंगे तो इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमी, नौकरी चला गया तो प्रोडक्शन ख़त्म, डिमांड ख़त्म, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, इनकम ख़त्म, तो इकोनॉमी ख़त्म। तो वही चीज़ करते हैं, जब एक्सेस डिमांड होता है तो मोरल सुएशन। तो वहाँ पर क्या हुआ, 9/11 में टेररिस्ट अटैक के बाद भाई उनका प्रेसिडेंट आता है, बोलता है कि भाई पार्टी करो। पागल थोड़ा है वो कि बोल रहा है कि पार्टी करो, पार्टी करो, डिस्को जाओ। पागल नहीं, वो इसीलिए बोल रहा था तभी तो डिस्को चलेंगे, पार्टी होगा तो नाइट लाइफ चलेगा, चीज़ें बिकेगा, इकोनॉमी बच जाएगा। तो हर बार जो है कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो आके क्यों बोलते हैं कि भाई हमें डरना नहीं है, ये करना है, तो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म ना हो। तो मोरल सुएशन मतलब जो है परसुएडिंग पीपल। तो यहाँ पर परसुएड किया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन आ जाता है, बोलता है 2 बूंद जिंदगी के पोलियो का टीका, ताकि अमिताभ बच्चन का बात सुनेंगे लोग और क्या करेंगे, पोलियो ड्रॉप्स लेंगे और बच जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्सफुली नहीं, दे आर परसुएडिंग पीपल टू डू सच थिंग। उसी तरह जैसे वाजपेयी कारगिल वार के बाद आके बोल रहा था कि भाई हमारा जो है कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये सब पैसा नहीं देंगे, हम खुद ही कर लेंगे। तो सारे लोग डोनेट करने लग गए थे, जो जिनका नया नया शादी हुआ था वो जेवर तक डोनेट कर दिए थे। सो दैट इज़ मोरल सुएशन, परसुएडिंग पीपल। तो उसी तरह जब ऐसे होगा, अगर एक्सेस डिमांड है, वाजपेयी आके बोलेगा कि भाई पैसा खर्चा करना अच्छी बात नहीं है, तो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई इतना बड़ा आदमी बोल रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड अगर होता है तो गवर्नमेंट, मोदी जी आके अपील करेंगे कि भाई कंट्री के लिए, जैसे अभी अपील कर रहे थे कि चाइनीज़ ऐप हटाओ, तो सब लोग सुनकर करें। दैट इज़ मोरल सुएशन, परसुएडिंग पीपल नॉट टू स्पेंड। तो सेव करो भाई, स्पेंड मत करो, तो उससे डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल एक्सेस डिमांड। सो दीज आर द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। तो वीडियो जो है लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन आप लोग शेयर करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब पहुंच रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी, क्योंकि पेपर आ रहा है, ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा तो सारा मेहनत सफल हो जाएगा। थैंक यू।